फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो पहला प्रोज सेक्शन से है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, ये एक एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है, ये आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ वीडियो है और आज हम आपको इसका लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद बताने वाले हैं, जिससे आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न रहे। तो बेहतर होगा कि आप अपनी पुस्तक अपने सामने लेकर के बैठे ताकि आप उसमें लाइन बाय लाइन समझ सके। हालांकि मैंने यहाँ पर आपको पुस्तक के पेज रखे हैं, लेकिन संभव है कि यहाँ पर आपको देखने में थोड़ी सी कठिनाई हो। और जैसा कि हम करते रहे हमेशा से कि किसी भी लेसन को जब हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हम उस लेसन का जो ऑथर होता है, जो उसका राइटर होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो ये लेख है, ये मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और महात्मा गांधी के बारे में बात करना महज एक औपचारिकता ही होगी, क्योंकि भारतवर्ष में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो महात्मा गांधी के बारे में नहीं जानता होगा। लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि महात्मा गांधी के बारे में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जिनसे अभी तक आप परिचित नहीं हैं और ये आपके परीक्षा में काम आ सकती है। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये बात हम सभी जानते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, इनको जाना जाता है बापू और राष्ट्रपिता के नाम से। ठीक है, बापू और द फादर ऑफ द नेशन के रूप में इनको जाना जाता है। ये महात्मा गांधी पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जो थे वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने सत्याग्रह जैसी आंदोलन को उसके बाद क्या कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऐसे बहुत सारे आंदोलनों को इन्होंने इस्तेमाल किया भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। और सबसे खास बात क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि ही सक्सेसफुली used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence। उन्होंने सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया किस चीज़ का? सत्य और अहिंसा का भारत को आज़ाद कराने के लिए। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। प्रमुख हथियार उनका क्या था? सत्य और अहिंसा उनका प्रमुख हथियार था। अब गांधी जी को महात्मा के नाम से, उनको महात्मा गांधी भी कहा जाता है, तो उनको महात्मा के नाम से सबसे पहले सन 1915 में राजवैद जीवन राम कालिदास नामक व्यक्ति ने संबोधित किया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि सन 1915 में राजवैद जीवन राम कालिदास ने उनको महात्मा कहकर सबसे पहले संबोधित किया था। ठीक है, और उन्हें जो सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को संबोधित किया था रंगून रेडियो के प्रसारण में। ठीक है, 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने का काम किया। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो अब ये हो गया। और एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण संभवतः आपको जानकारी होगी भी कि प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं और इसी दिन विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है। गांधी जी सन 1915 में भारत आए थे। ठीक है, कब आए थे भारत? सन 1915 में गांधी जी भारत आए थे और तब से लेकर के सन 1948 यानी 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। तो तब से लेकर के सन 1948 तक वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए नियमित रूप से संघर्ष करते रहे। तो ये गांधी जी का एक परिचय है। अब इस दौरान उन्होंने क्या क्या किया ये देखते हैं। तो उन्होंने सन 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभाल ली, यानी उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया सन 1921 में। ठीक है, और सन 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की और सन 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अब कभी कभी यह भी प्रश्न आता है कि गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन कौन सा था? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई की शुरुआत की थी वो आपके बिहार से की थी और बिहार के चंपारण जिले से की थी, जहां उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की और यह लड़ाई सन 1917 में प्रारंभ उन्होंने की।
यह आंदोलन कब शुरू हुआ? सन 1917 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये गांधी जी के बारे में एक छोटा सा परिचय है। वैसे गांधी जी के बारे में आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और उनके विचार निश्चित रूप से जो हम युवा भारतीयों के लिए है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं, जो आपको दिया गया है कि गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी यानी उनकी आत्मकथा, जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, और इसके अलावा भी उन्होंने युवा भारत के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। और अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी सभ्यता और संस्कृति। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति यह एक लेख है जिसके माध्यम से गांधी जी ने क्या किया है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमें बताया है कि यह कैसे है और विश्व की दूसरी सभ्यताओं से कैसे अलग है, और आज के समय में भी कैसे यह अपना अस्तित्व बचाए रखने में सफल है, जबकि दुनिया की दूसरी अन्य सभ्यताएं समाप्त हो चुकी है। तो आइए अब देखते हैं इस लेख को। हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि यह इंटरटेनिंग वीडियो नहीं है कि 2 मिनट या 5 मिनट में आपको इंटरटेन कर दूँ, ये आपकी जानकारी के लिए है। तो आप अगर अपनी किताब लेकर के बैठे हुए हैं तो अब लाइन बाय लाइन आप इस पर ध्यान देंगे। हम एक एक लाइन का, एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद आपके सामने करने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखते हैं। पहले पैराग्राफ में गांधी जी लिखते हैं कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मैं मानता हूँ कि भारत में विकसित सभ्यता को दुनिया में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि मैं मानता हूँ कि भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया है उसे दुनिया में कोई परास्त नहीं कर सकता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता। एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज। तो हमारे पूर्वजों ने जो जिस बीज को बोया है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, द माइट ऑफ द फेरोज वाज ब्रोकन। रोम जो है वह दुनिया से मिट गया, ग्रीस का वही हाल हुआ, और फेरोज कहते हैं प्राचीन मिस्र के जो शासक थे, तो उनका भी जो शक्ति था वो टूट चुका है, उनका भी बल जो है टूट गया। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, ऑफ चाइना नॉट कैन बी सेड। जापान जो है वह पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता में रंग गया और चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जापान जो है वो पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता में रंग गया और चाइना के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ठीक है, और अब हम देखते, चूँकि आप प्रयास करें कि आप मेरी आवाज़ सुने और पुस्तक अपने सामने रखें। यहाँ आपको काफ़ी छोटा छोटा दिखाई देगा तो वो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो अब देखिए क्या कहते हैं। बट इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। लेकिन भारत अभी भी, यहाँ पर है सम हाउ और अदर, जिसका मतलब होता है किसी न किसी तरह। लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी तरह अपने फाउंडेशन पर यानी अपनी नींव पर बना हुआ है, जमा हुआ है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम। यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लेखन से सबक सीखा। यूरोप के लोगों ने रोम से और ग्रीस में जो साहित्य थे उससे सीखने का प्रयास किया। विच एक्सिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो अपने पूर्व महिमा में मौजूद नहीं है, यानी जिसका अपना ही बहुत पुराना इतिहास नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome। और उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपीय लोगों ने ये मान लिया कि वह ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे। यानी उनकी जो गलतियाँ उन्होंने की है, किन्होंने की है, ग्रीस और रोम के लोगों ने जो गलतियाँ की है उसको वो नहीं दोहराएंगे, ऐसा उन्होंने मान लिया। सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी उनकी दयनीय स्थिति है। ऐसी स्थिति होगी। पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय, यानी दया करने योग्य। अब हम लोग आते हैं दूसरे पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज़ हर ग्लोरी। इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस का मतलब होता है इन सब के बीच। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज़ हर ग्लोरी। भारत अचल रहा, यानी वह डिगने वाला। इमूवेबल मतलब होता है अडिग, वह नहीं डिगा, और यही उसकी महिमा है।
It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes. कहते हैं कि यह भारत के ऊपर यह आरोप लगता रहा है, भारत के ऊपर यह आरोप लगता रहा है कि यहाँ के लोग इतने अनसिविलाइज्ड यानी अशिक्षित, इग्नोरेंट यानी अज्ञानी एंड स्टॉलिड यानी बेवकूफ़ हैं कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। यानी ये किसी भी परिवर्तन को एडॉप्ट यानी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, संभव कर नहीं है कि इनको किसी भी चीज़ के लिए, बदलाव के लिए तैयार किया जा सके। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह वास्तव में हमारी प्रतिभा के ऊपर एक आरोप है। What we have tested and found true on the anvil of experience, वास्तव में क्या है, ये हमारे ऊपर एक आरोप है, हमारी प्रतिभा के ऊपर आरोप है जिसे हमने अपने अनुभव की कसौटी पर परखा और सही पाया। We dare not change. Many thrust their advice upon India and she remains steady. This is her beauty. हमने बदलने का साहस न करें। बहुत सारे लोगों ने भारत पर अपनी सलाह थोपी है पर हम स्थिर रहे, यही हमारी सुंदरता है। दिस इज़ हर ब्यूटी, यही हमारी सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारे उम्मीद का मुख्य आधार भी है, यही हमारे उम्मीद का मुख्य आधार भी है। सीट एंकर यानी मुख्य आधार। सिविलाइजेशन इज़ दैट, अब थर्ड पैराग्राफ में हम आते हैं। इसमें कहते हैं गांधी जी, सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का मार्ग यानी कर्तव्य का पथ बताती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी एंड कन्वर्टिबल टर्म्स आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कहते हैं कर्तव्यों का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन जो है वह परिवर्तन, समपरिवर्तन, कन्वर्टिबल का मतलब होता है समपरिवर्तनीय, तो समपरिवर्तनीय नियम है। टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मिस्ट्री ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशन। नैतिकता का पालन करना हमारे मन में क्या करता है, एक जुनून पैदा करता है, इसको जुनून का स्वामित्व प्राप्त करना होता है। सो डूइंग वी नो ourselves, ऐसा करने से हम खुद को जानते हैं। द गुजराती इक्वावेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, गुजराती में सिविलाइजेशन का इक्वावेलेंट मतलब समान है गुड कंडक्ट, यानी गुजराती में सभ्यता का समानार्थक अर्थ है क्या, अच्छा आचरण। अब पैराग्राफ 4 में आते हैं। Of this definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else and this is as it should be. यदि यह परिभाषा सही है तो भारत, जैसे कि इतने सारे लेखकों से पता चलता है कि किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है, ये वैसा ही है जैसा होना चाहिए। अब 5वें पैराग्राफ में आते हैं। We notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied. हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, यानी एक अधीर पक्षी है। मन को जितना अधिक मिलता है यह उतना ही अधिक पाना चाहता है, और लेकिन फिर भी यह संतुष्ट नहीं होता, यानी अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंट्रोड्यूस आवर पैसन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। जितना अधिक हम अपनी भावनाओं में लिप्त रहेंगे उतना ही अधिक अनियंत्रित होते चले जाएंगे, बेलगाम होते चले जाएंगे। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे भोग विलास की एक सीमा निर्धारित की। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस क्या है, यानी खुशी क्या है, यह एक मेंटल कंडीशन यानी मानसिक स्थिति है। पैराग्राफ 6 में आते हैं। मैन इज़ नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर। ये ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी खुश है क्योंकि वो अमीर है या दुखी है क्योंकि वो गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। कई बार ऐसा देखा गया है कि अमीर दुखी होता है और गरीब सुखी होता है। लाखों हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर। यह सब देखकर हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता के आनंद से रोका। डिसवेडेड का मतलब होता है रोकना। We have managed with the same kind of plow as existed thousands of years ago.
हम हजारों साल से उसी तरह के हल के साथ काम कर चुके हैं जो सालों पुराने हैं। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स। उसी तरह की कुटिया में बरकरार हैं जो हमारे पास पुराने ज़माने से थी। फॉर्मर टाइम का मतलब होता है पुराने, फॉर्मर मतलब पुराना होता है। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। और हमारी स्वदेशी शिक्षा पहले की तरह ही है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन। हमारे पास लाइफ कोडिंग कंपटीशन नहीं है, यानी जीवन भ्रष्ट प्रतियोगिता की प्रणाली हमारे पास नहीं है। इच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज्ड अ रेगुलेशन वेज। हम सब अपने अपने व्यवसाय व्यापार में लगे हैं और एक निर्धारित मजदूरी लेते हैं। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसा नहीं था कि हमें मशीनरी का आविष्कार करने का तरीका पता नहीं था। बट आवर फोर फादर्स न्यूज दैट if we set our hearts after such things we would become slaves and lose our moral fiber। बल्कि हमारे पूर्वजों को पता था कि अगर हम ऐसी चीज़ों में अपना दिल लगाते हैं तो हम उन चीज़ों के नौकर बन जाएंगे और अपने चरित्र को क्या करेंगे, खो देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा चरित्र जो है ख़त्म हो जाएगा। They therefore after due deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet. They saw that our real happiness and health considered in a proper use of our hands and feet. इसलिए विचार विमर्श के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि हमें केवल वही करना चाहिए जो अपने हाथों और पैरों के बल पे हम कर सके। उन्होंने देखा कि हमारी वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य हमारे हाथों और पैरों के उचित प्रयोग में है। अब अभी तक जो हमने पढ़ा है 6 पैराग्राफ, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहले पैराग्राफ में गांधी जी ने हमें यह एहसास दिलाया कि हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता हमें दी है उसके समान दुनिया में दूसरी कोई सभ्यता नहीं है, यानी उसकी बराबरी दुनिया की दूसरी किसी सभ्यता से करना संभव नहीं है। यह एक अद्भुत सभ्यता है। और उन्होंने तुलनात्मक दृष्टि से बताया कि आप देख लीजिए, रोम ख़त्म हो गया, ग्रीस समाप्त हो गया, जापान की सभ्यता समाप्त हो गई, तो जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताएं थी वो सब अब समाप्त हो गई सिवाय भारतीय सभ्यता के। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपने अंदर वो बदलाव लाने की कोशिश नहीं की जो पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने की। कहते हैं कि इसके एवज में हमारे ऊपर यह आरोप भी लगता रहा कि भारत के लोग इतने अशिक्षित हैं, इतने असभ्य हैं कि वो किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी हमारे ऊपर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा अनुभव और हमारे पूर्वजों के द्वारा बताई गई बातें जो हैं वो हमें रोकती हैं इन चीज़ों से कि हमको वो सब नहीं प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए उचित नहीं है। इसके बाद गांधी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम उन चीज़ों का आविष्कार नहीं कर सकते थे जो पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने किया, लेकिन हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमको बताया कि वास्तविक खुशी किस चीज़ में है, तो हाथ पैर के प्रयोग में है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीन पर आश्रित हो जाएंगे तो क्या होगा कि हम उसके गुलाम हो जाएंगे और फिर हमारा जो वास्तविक आनंद है वो सब समाप्त हो जाएगा और इससे हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। अब 7वें पैराग्राफ में हम आते हैं। They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance and that people would not be happy in them। उन्होंने आगे ये तर्क दिया कि बड़े शहर प्रलोभन का एक जाल है तथा बेकार की एक बोझ है जिसमें लोग खुश नहीं रह पाएंगे। That there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them and that poor men would be robbed by rich men। कि चोर और लुटेरों का गिरोह होगा, वेश्यावृत्ति और बुराइयां इनमें फले फूलेंगी और गरीब लोगों को अमीर लोगों के द्वारा लूटा जाएगा। दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। इसलिए वे छोटे गाँवों में संतुष्ट थे। अब गांधी जी ने बताया कि हमारे पूर्वजों ने यह कहा कि जो शहर होते हैं वहाँ बहुत तरह के जाल होते हैं। वो प्रलोभन का एक जाल है जिसमें लोग फंस जाता है और जीवन जो है एक बोझ के रूप में बन जाता है। वहाँ चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, वेश्यावृत्ति होती है और विभिन्न तरह की बुराइयाँ शहरों में फलती फूलती है और जिसके दुष्परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अमीर लोग गरीब लोगों का शोषण करते हैं। इसलिए हमारे देश के लोगों ने गाँव में बसना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा और वो गाँव में ही संतुष्ट थे। अब 8वें पैराग्राफ की तरफ आते हैं। They saw that kings and their swords were
inferior to the sword of ethics. हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजाओं और उनकी तलवारें नैतिकता की तलवार के आगे बेकार है, and they therefore held the supremacy of the earth to be inferior to the rishis and fakirs. और इसलिए उन्होंने धरती के राजाओं को ऋषियों और फकीरों से नीच समझा. A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from the others. उन्होंने एक ऐसी राष्ट्रीय संविधान जो दूसरों से सीखने के बजाय सिखाने में सक्षम हो. This nation had courts, lawyers and doctors. इस देश में कोर्ट हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स. लेकिन सभी अपनी अपनी सीमा में बंधे हुए हैं. एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वेर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर. हर कोई जानता था कि ये व्यवसाय विशेष रूप से श्रेष्ठ यानी बड़े नहीं हैं. मोर ओवर दीज व्हीकल्स एंड वेट्स डिड नॉट रॉब पीपुल, दे वेयर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, नॉट देयर मास्टर्स. इसके अलावा ये वकील और डॉक्टर लोगों को लूटते नहीं थे, वे लोगों पे आश्रित समझे जाते थे, न कि उनके स्वामी. जस्टिस वाज tolerably fair. The ordinary rule was to avoid courts. There were no torts to lure people into them. न्याय संगत जो न्याय की प्रक्रिया थी वह निष्पक्ष थी. साधारण नियम ऐसा होता था कि अदालत से बचा जाए. इसमें लोगों को लुभाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी लोग अदालत की तरफ आकर्षित नहीं होते थे. सामान्य लोग उससे बचने का सदैव प्रयास करते थे. This evil too was noticeable only in and around capitals. यह बुराई भी सिर्फ राजधानियों और उसके आसपास देखी जा सकती थी. द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन. दे इंजॉयड ट्रू होम रूल. आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते और अपना कृषि व्यवसाय किया करते. वे घर की जिंदगी का सच्चा आनंद लिया करते थे. इस पैराग्राफ में गांधी जी कहते हैं कि जो हमारे देश में है, हमारे देश के लोगों ने क्या कहा कि नैतिकता जो है वह राजाओं की शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली है. यानी लोग नैतिकता को अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली मानते हैं, न कि राजाओं की शक्ति को, राजाओं की तलवार को, न कि राजाओं के शासन को. जहाँ राजाओं में और ऋषियों में स्थान देने की बात थी तो हमारे देश ने ऋषियों को अधिक ऊंचा स्थान दिया राजाओं की तुलना में. राजा भले न पूजे जाएं, लेकिन ऋषि और फकीर हमारे देश में पूजे जाते थे. हमारे देश की यह स्थिति थी कि जो भी प्रोफेशन थे, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, ये सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन लोगों को इनकी तरफ लुभाया नहीं जाता था. वे हमारे मालिक नहीं होते थे, हमारे मास्टर नहीं होते थे, बल्कि वे हम पे आश्रित होते थे और इसलिए वे लोगों को लूटते नहीं थे. शहर के आसपास थोड़ी सी बुराइयां थी कि लोगों को अदालत की तरफ झोंका जाता था, लेकिन ऐसा सिर्फ शहरों में ही देखने को मिलता था, बल्कि अन्य जगहों पर ऐसा नहीं था. गांव के आसपास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी. गांव के लोग आम तौर पर स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपने कृषि व्यवसाय को जीते और उसका आनंद उठाते थे. उनके लिए उनका कृषि व्यापार ही सब कुछ होता था. अब हम 9वें पैराग्राफ की तरफ आते हैं. The Indian civilization as described by me has been so described by its votaries. भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरे द्वारा वर्णित है, इसके तरफदार यानी इसके शुभचिंतकों द्वारा भी इसी तरह का वर्णन किया गया है. गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता का जैसा वर्णन मैंने किया है वैसा ही वर्णन बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे भारतीय शुभचिंतकों ने भी किया है. यानी कि भारत के अन्य शुभचिंतकों ने भी भारत का कुछ ऐसा ही वर्णन किया है. In no part of the world and under no civilization have all men attained perfection. दुनिया के किसी भी हिस्से में और कोई दूसरी सभ्यता नहीं है जहाँ के सभी लोगों को सिद्धि प्राप्त हो. यानी दुनिया के कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जहाँ हर आदमी को सिद्धि प्राप्त हो. The tendency of the Indian civilization is to elevate the moral being. That of the Western civilization is to propagate immorality. भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिक स्तर को बढ़ावा देना है, जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता का प्रचार प्रसार करने में लगी रहती है. The latter is godless, the former is based on belief in God.
बाद वाला जो है वह ईश्वरहीन है यानी नास्तिकों का समूह है, और पूर्व वाला ईश्वर में विश्वास रखने वाला है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, बहुत ही समझने लायक और बहुत ही विश्वास करने लायक। इट behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization even as a child clings to the mother's breast। तो कहते हैं कि यह भारत से प्यार करने वालों की जिम्मेदारी है कि भारत की पुरानी सभ्यता से ऐसे चिपक जाएं जैसे दूधमुहा बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपका रहता है। क्यों चिपका रहता है? दूध पीने के लिए जिस प्रकार से दूधमुहा बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपका रहता है, वैसे ही भारतीय लोगों को चाहिए कि भारत की पुरानी सभ्यता से चिपक जाए ताकि उसको आश्रय मिलता रहे। अब हम 10वें पैराग्राफ की तरफ आते हैं। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। कहते हैं मैं पश्चिमी सभ्यताओं का निंदा करने वाला नहीं हूँ, बुराई करने वाला नहीं हूँ, मुझे उससे कोई घृणा नहीं है। मैं पश्चिमियों का आभारी हूँ क्योंकि उनके साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट। लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का आभारी हूँ ये सिखाने के लिए कि अगर मैं भारत को ऊंचाई पर पहुँचाना चाहता हूँ तो आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली दैट, मुझे अपने देशवासियों से साफ तौर पर यह कह देना चाहिए, आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट एंड दैट इज़ दैट वी मस्ट सर्व इट ऑल कॉस्ट। आधुनिक सभ्यता के वर्षों के अनुभव के बाद मैंने इससे एक सबक सीखा है और वो ये कि हमें किसी भी कीमत पर जो पश्चिमी सभ्यता है उससे दूर रहना ही चाहिए। अब हम आते हैं 11वें पैराग्राफ की ओर। व्हाट इज़ मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज़ वर्शिप ऑफ मटेरियल। आधुनिक सभ्यता क्या है? यह भौतिकता की पूजा है, यह संसाधन की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, यह हमारे अंदर की भाव शून्यता की पूजा है यानी भावनाहीनता की पूजा है। इट इज अनएडल्ट्रेंड मटेरियलिज्म, यह पूर्णतः भौतिकतावाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम्प ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। और आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है अगर वह भौतिक सभ्यता की जीत के हर चरण के बारे में नहीं सोचती। अब हम यहाँ तक की बात कर लेते हैं तो 9वें पैराग्राफ में गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने वर्णन किया है, भारत के बहुत सारे शुभचिंतकों ने वर्णन किया है कि यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है जहां हर व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि हमारी सभ्यता की यह खासियत है कि हम नैतिकता का प्रचार प्रसार करते हैं, जबकि पश्चिमी सभ्यता और नैतिकता को बढ़ावा देने वाली है। उसके साथ ही साथ वह यह भी कहते हैं कि हमारी सभ्यता ईश्वर में विश्वास रखने की सभ्यता है यानी आस्तिक लोगों की सभ्यता है, जबकि नई वाली जो सभ्यता है वो नास्तिक लोगों की सभ्यता है, वो ईश्वर में विश्वास रखना नहीं चाहती है। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम अपनी सभ्यता से वैसे ही चिपक जाएं जैसे एक दूध पीने वाला बच्चा दूध पीने के उद्देश्य से अपनी माँ की छाती से चिपका हुआ होता है। साथ ही साथ गांधी जी यह भी कहते हैं कि मैं पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं करता हूँ, बल्कि मैं उसका आभारी हूँ क्योंकि उस सभ्यता से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और यह अनुभव मुझे उसी सभ्यता से मिला है कि अगर हम भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, शिखर पर पहुँचाना चाहते हैं, तो हमें हर कीमत पर चाहे जो भी हो जाए पश्चिमी सभ्यता से दूर रहना चाहिए। क्योंकि पश्चिमी सभ्यता क्या है? तो वह भौतिकता की पूजा है यानी वस्तुओं की पूजा है, उसमें भावना जैसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर उन्होंने वैज्ञानिक विकास को जीत का चरण नहीं माना होता तो वह और कुछ भी नहीं है। अब 12वें पैराग्राफ में आते हैं, कहते हैं इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वेट द
मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन, कहते हैं कि यह शायद अनावश्यक है, अगर नहीं तो बेकार है कि हम दोनों सभ्यताओं के गुणों की तुलना करें. इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व सिविलाइजेशन सूट टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स. ऐसा लगता है कि पश्चिमी देशों ने एक ऐसी सभ्यता विकसित की है जो उनके जलवायु और परिवेश के अनुकूल है. एंड सिमिलरली वी हैव अ सिविलाइजेशन सूट टू आवर कंडीशन, और ठीक उसी तरह हमारी सभ्यता जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है. एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्पेयर्स, और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में अच्छे हैं. अब कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं दोनों सभ्यता की तुलना करूं, लेकिन ये बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि जो पश्चिमी सभ्यता का विकास हुआ है वह पश्चिमी देश के आधार पर हुआ है, और जिस सभ्यता का विकास हमने किया है वो हम अपने क्षेत्र के आधार पर किए हैं. और ऐसा मैं मानता हूं कि दोनों ही सभ्यता अपनी अपनी जगह पर सही है. अब हम 13वें पैराग्राफ के पास आते हैं. कहते हैं द डिस्टिंग्विशिंग characteristics of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. आधुनिक सभ्यता में विशेष अंतर मानवीय इच्छाओं की एक अनिश्चित बहुगुणता है. The characteristics of ancient civilization is an imperative restriction upon a strict regulating of these wants. प्राचीन सभ्यता की विशेषता इन प्रतिबंधों पर एक अनिवार्य प्रतिबंध है और सख्त विनियम है. कहते हैं कि जो आधुनिक सभ्यता है वह मानव की जो इच्छा है उसको बढ़ाने पर जोर देती है, जबकि हमारी जो सभ्यता है वह मानवीय इच्छाओं पर प्रतिबंध लगाने का एक नियम है. द मॉडर्न और वेस्टर्न insensibleness arises really from want to be a living faith in a future state and therefore also in divinity. आधुनिक या पश्चिम स्थिरतापन की उत्पत्ति वास्तव में उस समय उत्पन्न होती है जब भविष्य में रहने की चाहत हो, और यानी कि जब लोग चाहता है कि मुझे इस लोक में और दूसरे लोक में दोनों जगह पाने को मिले, यानी मेरे दोनों हाथ में लड्डू हो, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, पश्चिमी सभ्यता का स्वरूप आप उसको दे सकते हैं. द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेस फ्रॉम अ बिलीफ. प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का संयम एक विश्वास से उत्पन्न होता है. ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवरसेल्व्स इन फ्यूचर स्टेट एंड द एक्सिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर. भविष्य की चिंता छोड़कर खुद को परलोक की चिंता में लीन कर लेता है. अब हम आते हैं 14वें पैराग्राफ की तरफ, और जो बच्चे अब तक ध्यान से पढ़ रहे हैं उनको मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि अगर आपको इसकी किसी वर्ड मीनिंग से समस्या है, कोई वर्ड ऐसा है जो आपको नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उन वर्ड को टाइप करें या मेरे व्हाट्सएप पर उन वर्ड्स को भेजें, मैं उसका मीनिंग आप तक पहुँचा दूँगा. और क्वेश्चन आंसर भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं. Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist. आधुनिक आविष्कारों के जो परिणाम हैं वो तत्काल और शानदार हैं. जो तत्काल परिणाम हैं, तत्कालिक परिणाम होते हैं, वो बहुत ही शानदार होते हैं. But I have no manner of doubt that the victory of man lies in the resistance. लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है कि आदमी का जो जीत है वह संघर्ष में होता है. वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर. हम अस्थाई जीत का सौदा क्षण भर के आनंद के साथ नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि जो ये पश्चिमी सभ्यता है उसका जो आविष्कार है वो क्षण भर के लिए अद्भुत कर देने वाला है, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि क्षणिक लाभ के लिए जो हमारा परमानेंट यानी हमारा अस्थाई जीत है, अस्थाई हित है, जिसमें यानी कि जो हमेशा बने रहने वाला खुशी है, उसका सौदा हम नहीं कर सकते, यानी उस जोखिम पर हम विज्ञान की तरफ नहीं जा सकते. अब हम 15वें पैराग्राफ की तरफ आते हैं. जस्ट एज इन द वेस्ट they have made wonderful discoveries in things material. Similarly, Hindus has made still more marvelous discoveries in the thing of religion of the spirit of the soul. जिस तरह पश्चिमियों ने अद्भुत वस्तुओं की खोज की है, ठीक इसी प्रकार हिंदू धर्म ने धर्म, आध्यात्मिक और अंतरात्मा के क्षेत्र में बहुत से अद्भुत खोज की हैं और बहुत सारी सिद्धियां
प्राप्त की है। कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पश्चिमी देशों ने विकास किया है और हमने विकास नहीं किया है, हमने भी विकास किया है। जहाँ पश्चिमी देशों ने विज्ञान के क्षेत्र में विकास किया है, वहीं हमने आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ही अधिक और अद्भुत विकास किए हैं। अब 16वें पैराग्राफ की तरफ आते हैं। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, पर हमारा ध्यान हमारे उन महत्वपूर्ण आविष्कारों की तरफ नहीं जाता है। वी आर डेजर्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड, और जो हमने पश्चिमी सभ्यता की प्रगति विज्ञान की देखी है, उससे हम क्या होते हैं, तो अभिभूत हो जाते हैं, चकाचौंध हो जाते हैं और उसमें खो जाते हैं। आई एम नॉट एन एमोरड ऑफ द प्रोग्रेस, और कहते हैं कि मैं उस प्रगति से मोहित नहीं हूँ। इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दाउ गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स। वास्तव में ऐसा लगता है कि भगवान ने अपने ज्ञान से भारत को उन पंक्तियों के साथ खड़ा होने से रोक दिया है। यानी ईश्वर नहीं चाहते हैं कि हम विज्ञान की उस प्रगति की तरफ जाए, सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म, ताकि वह भौतिकवाद के बढ़ते कदम का विरोध करने के अपने मिशन को पूरा कर सके। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान ने ही हमें इन चीज़ों से रोक रखा है ताकि हम भौतिकतावाद की उस चीज़ से बच जाएं। अब हम 17वें पैराग्राफ की तरफ आते हैं। आफ्टर ऑल देयर इज़ समथिंग इन हिंदुज़्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। कहते हैं आखिरकार हिंदुत्व में कुछ ऐसा है जो अभी तक उसे जीवित रखे हुआ है। इट हैज़ विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। यह साक्षी है बेबीलोन, सीरिया और फारसी और मिस्र की सभ्यताओं के पतन का। कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर देखो। वेयर आर रोम एंड ग्रीस, देखो रोम और ग्रीस कहाँ है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबॉन और रैदर द एंशियंट रोम, फॉर रोम वाज इटली। क्या आप आज गिबॉन के इटली या प्राचीन रोम जो इटली में हुआ करता था उसको कहीं ढूंढ सकते हैं। अब इसमें गांधी जी कहते हैं कि आखिर कोई तो ऐसी बात है भारतीय सभ्यता में जिसने उसे आज तक बना कर रखा है, और इसने अपने आंखों के सामने बेबीलोन, सीरिया, फारसी और मिस्र की सभ्यताओं को समाप्त होते हुए देखा है। अब उसके बाद कहते हैं कि आप नज़र दौड़ा कर चारों ओर देख लीजिए, आपको कहीं पर दूसरी कोई पुरानी सभ्यता देखने को नहीं मिलेगी। वो कहते हैं, अब 18वें पैराग्राफ में आते हैं। वो कहते हैं गो टू ग्रीस वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एंटिक सिविलाइजेशन। आप ग्रीस जाएँ, विश्व की प्रसिद्ध एटिक सभ्यता कहाँ है। देन कम टू इंडिया, और फिर वापस भारत आए। गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंड टू से यस आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। फिर भारत में आकर देखो, प्राचीन अभिलेख उठा लो और फिर अपने आसपास देखो। आप विवश हो जाएंगे कहने के लिए कि हाँ, हम आज भी प्राचीन भारत को देख रहे हैं। जिस भारत का वर्णन भारतीय साहित्यिक अभिलेखों में है, वह भारत आज भी दिखाई देता है। कहते हैं ट्रू, 19वें पैराग्राफ में आते हैं और कहते हैं ट्रू देयर आर डग हेप्स टू हेयर एंड देयर। ये सच है कि गोबर का ढेर भी यहाँ वहाँ आपको पड़ा हुआ मिलेगा। बट देयर आर रिच ट्रेजर ब्रूड अंडर देम, लेकिन उनके अंदर दफन धनी खजाने हैं। एंड द रीज़न वाई इट हैज़ सर्वाइव्ड इट दैट द end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines। और यह इसलिए अंत तक बच गया कि हिंदुत्व ने तरक्की का सिद्धांत भौतिकवाद का नहीं बल्कि आध्यात्मिकता का चुना। कहते हैं कि आप जब देखेंगे तो हाँ, आपको यहाँ कहीं कहीं गोबर बिखरे हुए दिखाई देंगे, लेकिन यह भी सच है कि उन्हीं गोबर के अंदर आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो उसी गोबर के अंदर आपको सोने का खजाना भी देखने को मिलेगा। कहते हैं कि भारत आज तक इसलिए बच गया क्योंकि इसने जो तरक्की का मार्ग चुना वह विज्ञान का नहीं बल्कि आध्यात्म का चुना। अब हम 20वें पैराग्राफ में आते हैं। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट ऑन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंटुक्लेंस बट ऑन रिस्ट्रिक्टिंग आवर वांट्स सेल्फ डेनियल। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा स्वराज, कहते हैं कि हमारी इच्छाओं की और भोग की वृद्धि पे नहीं बल्कि हमारी इच्छाओं को सीमित करने पर टिका हुआ है।
21वें पैराग्राफ में आते हैं, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it. यूरोपीय सभ्यता निसंदेह यूरोप के लोगों के अनुकूल है, लेकिन भारत के लिए यह विनाशकारी होगा अगर हम इसका नकल करने का प्रयास करते हैं तो। दिस इज नॉट टू से दैट, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वी मे नॉट अडॉप्ट एनी assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us. हमने नहीं अपनाया और पचाया, जितना कुछ हम लोगों के लिए अच्छा था और पचाने लायक था हमने उन सभ्यताओं से लिया और उसको स्वीकार भी कर लिया. As it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever will might have crept into it. और इसका ये भी मतलब नहीं कि जो कुछ बुराई यूरोपियों लोगों ने पनपाई है उसका जिम्मेदार वो नहीं होगा. यानी यूरोप के लोगों ने जिन बुराइयों को जन्म दिया है उसके लिए वो दोषी नहीं होंगे, यह भी नहीं माना जा सकता. अब हम 22वें पैराग्राफ की तरफ आते हैं. द incest search for material comforts and their multiplication is such an evil and I make bold to say that भोग विलास की वस्तुओं की निरंतर खोज और इसमें लगातार वृद्धि एक ऐसी बुराई है कि मुझे बोलने के लिए विवश कर देती है. The Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves. यूरोपियों को अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, फिर से एक बार अपने दृष्टिकोण के विषय में उन्हें सोचना होगा. यदि वे आराम के भार के नीचे दबना नहीं चाहते जिसके वे आज गुलाम बन रहे हैं. इट मे बी दैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज़ टू कोट सर्टेन डेथ. हो सकता है कि मैंने जो अध्ययन किया है वो गलत हो, परंतु मुझे मालूम है कि भारत के लिए यह स्वर्ण मृग के समान होगा. लेट अस स्वर्ण मृग के समान होगा यानी कि गलत घातक साबित हो सकता है. लेट अस एनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर. इसलिए हमें एक पश्चिमी दार्शनिक के शब्दों को याद करना चाहिए. प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग यानी सादा जीवन और उच्च विचार. टुडे इट इज़ सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग. आज यह निश्चित है कि लाखों लोगों को उच्च जीवन नहीं मिल सकता. एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस रन द रिस्क इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग. और हमसे जो कोई समाज के लिए मास के लिए सोचने का जोखिम उठाते हैं उच्च रहन सहन में रहने के बाद अपने उच्च विचारों को खो देते हैं. इसलिए हमें उच्च जीवन शैली का त्याग करना चाहिए. सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डिलिब्रेट द वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वांट्स. सभ्यता असल में बहुलीकरण में नहीं बल्कि स्वैच्छिकता से ज़रूरतों पर लगाम लगाने का नाम है. यानी अपनी ज़रूरतों को बढ़ाने का नहीं बल्कि अपनी ज़रूरतों को सीमित करने का नाम है. दिस एलोन इंक्रीजेज एंड प्रमोट्स कंटेनमेंट रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस. यह अकेले संतोष, वास्तविक सुख और सेवा की क्षमता को बढ़ावा देता है. और अब हम 24वें और अंतिम पैराग्राफ में आते हैं. ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ अ हेल्प. कुछ हद तक शारीरिक सद्भाव कहते हैं सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट is necessary but above a certain level it becomes a hindrance instead of a help. कुछ हद तक शारीरिक सद्भाव
और आराम जो है वह आवश्यक है, पर उसके बाद यह मदद करने के बजाय बाधा बन जाती है। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and snare। इसलिए अनंत इच्छा को पालना और उसकी पूर्ति करना एक भ्रम और जाल जैसा लगता है। The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual need of one's narrow self must meet at a certain point a dead stop। व्यक्ति की स्वयं के संकुचित शारीरिक तथा मानसिक जरूरतों की पूर्ति एक निश्चित बिंदु पे जा मिलती है और वह है मृत्यु। बिफोर इट डेंजर डिग्नेरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वल्चुअसनेस। इससे पहले कि यह भौतिक और बौद्धिक विलासिता में हमारा जीवन जो है वह समाप्त हो जाए, गल जाए, ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंस। एक आदमी को अपने शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, सो दैट डू नॉट हिंडर हिम इन अ सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेटेड। ताकि मानवता की सेवा में बाधा न हो, जिससे उसकी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए। अब हम आखिरी 2 पैराग्राफ के बारे में आपको बताते हैं। 23वें पैराग्राफ में महात्मा गांधी कहते हैं कि जो असल में सिविलाइजेशन का मतलब है वह अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने का नहीं, बल्कि संतोष और वास्तविक सुख जो संतुष्टि में मिलता है उसकी खोज करना है और उसको बढ़ावा देने में है। उसके बाद कहते हैं कि शरीर के लिए आराम आवश्यक है, लेकिन एक सीमा तक। अगर एक सीमा से अधिक शरीर को आराम दिया जाए तो वह हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को बढ़ाना एक भ्रम को पैदा करना है, क्योंकि इच्छाएं जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं वे और आगे बढ़ती ही चली जाती हैं। कहते हैं कि जो हम अपने शारीरिक और मानसिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए चाहे कितना भी संघर्षरत रहे, उसकी एक सीमा है जहाँ पर जाकर वह समाप्त हो जाती है, और वह सीमा है मृत्यु। इसलिए मनुष्य को अपने आपको इतना अधिक उन चीज़ों में समर्पित नहीं करना चाहिए कि यह पूरा जीवन जो है वह विलासिता में ही बर्बाद हो जाए, बल्कि हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हम अपने सांस्कृतिक परिस्थितियों को और ऊंचा उठा सकें और मानवता की सेवा में लगा सकें, और हमारी जो ऊर्जा है उसको मानवता की सेवा में समर्पित कर सकें। तो कुल मिलाकर महात्मा गांधी ने इस पाठ में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तुलना पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से की है, और हमें यह एहसास दिलाया है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति दुनिया की दूसरी सभी सभ्यता और संस्कृतियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है और अनुकरण करने योग्य है, और हमें किसी भी परिस्थिति में अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हमें बताया है कि देखने में तो पश्चिमी सभ्यता बहुत ही आकर्षक लगती है, लेकिन वह विलासिता की ओर हमें आकर्षित करता है, और जिसका परिणाम जो है वो बड़ा ही घातक होता है, और अंत में हमारे पास कुछ भी हाथ नहीं लगता जब हम मृत्यु के कगार पर खड़े होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का त्याग कर अपनी सभ्यता और संस्कृति को जितना हो सके बढ़ावा दें, क्योंकि यही सभ्यता और यही संस्कृति दुनिया की सबसे उत्कृष्ट और उन्नत सभ्यता और संस्कृति है, विशेष रूप से हमारे लिए। भले पश्चिमी देशों के लिए उनकी सभ्यता बहुत अच्छी हो, लेकिन हमारे लिए ये बहुत अच्छी नहीं है। तो आइए, अब हमारा ये लेसन समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इस प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तब तक के लिए गुड बाय।